तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग आज करेंगे कॉस्टिंग की अगली क्लास। सर्विस कॉस्टिंग में जो टॉपिक है उसका नाम है कॉस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल। कॉस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल, तो हेडिंग लिख लीजिए कॉस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल। कॉस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल की हेडिंग लिख लीजिए सारे बच्चे, जो हम करने जा रहे हैं कॉस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कॉस्टिंग ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के बारे में आप सभी जानते हैं कि हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट को काटा जाता है। अब आप मान लो किसी हॉस्पिटल को चला रहे हो, मान लीजिए पायल का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, ये बहुत बड़े हॉस्पिटल की मालिक है। तो ये बताइए पायल जी, आप अपने हॉस्पिटल की कॉस्टिंग किस बेस पे करेंगी, कैसे करेंगी? कि सर मेरा एक हॉस्पिटल होगा, उसमें मैंने डॉक्टर रखे होंगे, उनका खर्चा होगा। सर उसमें मैंने नर्स रखी होंगी, उनका खर्चा होगा। सर उसमें मैंने वार्ड बॉय रखे होंगे जो स्ट्रेचर लेके चलते हैं, उनका खर्चा होगा। सर वहाँ पर मैंने एक्सरे मशीन रखी होगी, उसका खर्चा होगा। सर वहाँ पर मैंने दवाइयाँ भी उनको देता हूँ, उसका खर्चा होगा। तो जितना भी खर्चा हॉस्पिटल के अंदर होता है, आप उन सबको ऐड कर लो, उन सबको ऐड कर लो। और जितने पेशेंट आपके पास आए हैं उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो पर पेशेंट की कॉस्ट आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो इसी पर एक क्वेश्चन है, कॉस्टिंग इन हॉस्पिटल। लिख लिया बेटा हेडिंग सब लोगों ने? चलो, कॉस्टिंग इन हॉस्पिटल। तो फटाफट करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन हमारे सामने है, ये देख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 8। चलिए फटाफट पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को और करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पढ़ा जाए। ABC हॉस्पिटल रन ए क्रिटिकल केयर यूनिट इन हायर्ड बिल्डिंग। हायर्ड बिल्डिंग का मतलब है किराए की बिल्डिंग में आप एक केयर यूनिट चलाते हो, हॉस्पिटल चलाते हो। CCU कंसिस्ट ऑफ 35 बेड एंड 5 मोर बेड कैन बी एडेड इफ रिक्वायर्ड। वैसे उसके पास 35 बेड है, जो 35 पेशेंट लेट सकते हैं, लोड जाओगे पेट, और 5 बेड एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। वो कहीं भी लगाए, गैलरी में लगाए, कहीं भी लगाए, अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो। रेंट कितना जाता है उसका? 75,000 रुपए बिल्डिंग का रेंट है। सुपरवाइजर, कितने सुपरवाइजर है? 2 सुपरवाइजर है, 2 पर्सन। उनकी सैलरी कितनी है? 25,000 पर मंथ। नर्स कितनी है? 4। वार्ड बॉय कितने? 4। डॉक्टर पेड 2.5 लाख पर मंथ। डॉक्टर्स को 2.5 लाख पर मंथ मिलते हैं। अगर इसके आगे लाइन नहीं होती तो ये जाता आपका फिक्स्ड में। लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ इसने? पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंड एंड द टाइम स्पेंट बाय देम। कि ये नंबर ऑफ पेशेंट पे डिपेंड करता है और कितना समय उसने दिया उस पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई? तो नंबर ऑफ पेशेंट की बात करेंगे इसमें, उसके बाद कह रहे हैं अदर एक्सपेंसेस। और भी हमारे पास एक्सपेंसेस हैं। क्या एक्सपेंसेस हैं भाई साहब? रिपेयर पर कितना खर्च होता है? फिक्स्ड 81,000 रुपए। फूड टू पेशेंट, पेशेंट जो आते हैं उनको खाना देते हैं, कितने का? 8,80,000 रुपए का। अदर सर्विस टू पेशेंट 3 लाख रुपए की और भी सर्विस दी जाती है। उनकी लॉन्ड्री चार्जेस, जो बेड की चादरें होती हैं, तकिए होते हैं, उनकी धुलाई का खर्चा कितना है? 6 लाख रुपए। मेडिसिन कितने की है? 7.5 लाख की है। अदर फिक्स खर्चा 10,80,000 का है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अलाउटेड, जो एलोकेटेड, कि एडमिनिस्ट्रेशन कितना खर्चा होता है? 10 लाख रुपए खर्चा होता है। इट वॉज एस्टिमेट दैट 150 डेज इन ए ईयर, कह रहा है 150 दिन 35 बेड बिजी होते हैं। कितने होते हैं? 150 दिन 35 बेड एंड 80 डेज ओनली, बीमार नहीं होंगे, कम लोग होंगे, खाली होंगे कुछ बेड। द हॉस्पिटल हायर्ड, लेकिन हॉस्पिटल को कभी कभी जरूरत पड़ती है किराए पे बेड लेने की। जो किराए पे उसने बेड लिए, कितने लिए? 750 बेड लिए। और बेड जो पड़ोसी ने दिया होगा, पड़ोसी वाले हॉस्पिटल ने, उसने उनसे कितना चार्ज लिया? 100 रुपए पर बेड। भाई बेड की जरूरत पड़ी हॉस्पिटल को,
जैसे कोविड में हो रहा था, हॉस्पिटल बेड आया था, बाहर से मंगवा रहे थे, तो वो बेड बाहर से मंगवाए 750 बेड, और एक बेड का किराया कितना देना पड़ा उनको? कितना देना पड़ा? 100 रुपए। टू एकोमोडेट द फ्लो ऑफ पेशेंट, हाउएवर दिस डज नॉट एक्सीड, लेकिन एक दिन में 5 से ज्यादा बेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, राइट। आगे, कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट पर डे, एक पेशेंट पे कितना प्रॉफिट कमाया। इफ हॉस्पिटल रिकवर ऑन एवरेज 200 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट, जब एक पेशेंट आएगा उसके एक दिन के 2000 रुपए कट्टूस कर लेंगे हम लोग, 2000 की पत्ती लगा देंगे उसको। फिर कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो जब ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालो तो यहां पे फिक्स कॉस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब इस क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग करनी पड़ेगी, तो यहां पे दो हेडिंग बनेगी, एक फिक्स की और एक बनेगी वेरिएबल की। बताइए, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे निकालेंगे भाई टोटल कितने बेड बिजी रहे या नंबर ऑफ पेशेंट पर डे। तो चलिए वर्किंग नोट में बनाइए कैलकुलेशन ऑफ टोटल बेड्स, कैलकुलेशन ऑफ टोटल बेड। टोटल बेड है ना क्वेश्चन में, कितने बेड है, कितने बेड ही है पर डे, टोटल बेड ले लो, टोटल बेड। ये बताइए टोटल बेड कितने, वो कह रहा था, सुनिए 150 डेज, तो आपको 35 बेड की जरूरत पड़ती है, तो 150 इंटू 35 करो, कितने बेड हो गए? 5250 हो गए। फिर वो कह रहा है कि भाई साहब आपको 80 डेज पड़ती है 25 बेड की रिक्वायरमेंट, तो कितने बेड ये हो गए? 2000 बेड हो गए। फिर एक्स्ट्रा बेड मंगवाए, एक्स्ट्रा बेड जो किराए पे लिए, वो कितने लिए? 750, तो यहां पे आ जाएगा टोटल। बताओ टोटल कितना आ गया? हाँ एक्स्ट्रा बेड्स, एक्स्ट्रा बेड्स है कि भाई साहब वो जो कितने कितने हो गए सर? टोटल 2000 बेड आपको रिक्वायर्ड, वो 8000, 2000 का आ गया 8000, सॉरी 8000 बेड रिक्वायर्ड हुए। तो 8000 बेड मतलब 8000 पेशेंट आए। अब एक बेड पे 2 पेशेंट कोई लिटाएगा? उसने बोला ही नहीं ऐसा कुछ भी। तो टोटल रिवेन्यू कितना कमाया उसने? टोटल रिवेन्यू उसका हो गया 8000 इंटू 2000 एक से लिए, टोटल रिवेन्यू 1 करोड़। बाबा रे बाबा, 1,60,00,000 का वो रिवेन्यू कमा रहा है। चलो भाई अब खर्चे देखेंगे उसे कितने, नहीं नहीं 1 साल का है वो, प्रॉफिट निकालेंगे ना कितना हो रहा है। तो एक दिन के हिसाब से तो बेड है, 150 डेज नहीं हो गई, एक दिन में 35 बेड, तो 1,60,00,000 रुपए आपको उसने आपने कमाए, 1,60,00,000। चलिए अब निकालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, निकालना ना, तो यहां पे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो लिखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कि आपको प्रॉफिट कितना कमा रहे हो आप, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। चलिए जी,
यहाँ पे आएगा, गलती से क्या आएगा, अमाउंट, और एक छोटा कॉलम यहाँ बनाएगा, इससे आपको फिक्स लेने में आसानी होगी। चलो इनर कॉलम में सबसे पहले लिखो इनकम या रिवेन्यू। इनकम कितनी हो रही है उसको मैं निकाली थी हमने, कितनी थी, 1,60,00,000 रुपए, 1,60,00,000 की इनकम हो रही है। तो 1,60,00,000 की कोई दिक्कत बेटा। अब इसमें से एक एक करके खर्चे को लेस करेंगे, पहले वेरिएबल खर्चा फिर फिक्स खर्चा। तो लेस करते हैं, पहले कोई भी लिख लो, चाहे वेरिएबल लिख लो चाहे कोई भी लिख लो, चाहे वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल। अब यहां पे सारे वेरिएबल खर्चे लिखने हैं, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और वेरिएबल खर्चे की बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो एक आपका जो वेरिएबल खर्चा है, बताओ क्या होगा। सबसे पहले होगा डॉक्टर की फीस, 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, लेकिन टाइम के हिसाब से, अगर टाइम के हिसाब से है तो वेरिएबल है, अगर टाइम के हिसाब से नहीं होती तो वेरिएबल नहीं होती। तो डॉक्टर फीस लिखो। तो सबसे पहले जो खर्चा है आपका वो डॉक्टर फीस का है, देखो डॉक्टर फीस। डॉक्टर कितने फीस ले रहा है, 2.5 लाख पर मंथ। तो डॉक्टर्स फीस की 2.5 लाख इंटू 12 करो, 2.5 लाख पर मंथ कितना हो गया, तो 30 लाख रुपए के आपने डॉक्टर ने पेमेंट कर दी। उसके बाद आएगा क्या है बेटा, वेरिएबल खर्चा क्या होगा। उसके बाद खर्चा है फूड टू पेशेंट, 8,80,000, अदर सर्विस 3 लाख। तो फूड टू पेशेंट, फूड टू पेशेंट, फूड टू पेशेंट कितना पेशेंट को दे रहे हैं हम लोग, 8,80,000, 8,80,000। अदर सर्विसेज 3 लाख रुपए की। चलिए फिर क्या था बेटा उसके आगे, लॉन्ड्री चार्जेस मेडिसिन्स, लॉन्ड्री चार्जेस 6 लाख के, मेडिसिन 7.5 लाख के। लॉन्ड्री चार्जेस और मेडिसिन, तो लॉन्ड्री चार्जेस तो बताइए लॉन्ड्री चार्जेस कितने हैं बेटा, 6 लाख रुपए के। फिर है मेडिसिन, मेडिसिन्स कितने की है बेटा, 7.5 लाख रुपए की है, ठीक है। उसके बाद एक खर्चा और है बेड हायर चार्जेस, बेड हायर चार्जेस। हमने 750 बेड लिए 100 रुपए के हिसाब से, तो 75,000 के बेड हो गए। और कोई वेरिएबल खर्चा नहीं है, जोड़ लो इनको। जोड़ के कितना है बेटा, 56 लाख। इतना परेशान काहे होते हैं घटा के जोड़ने में, काहे इसको लेस करके आता है कंट्रीब्यूशन। याद करो लिवरेज का चैप्टर, अगर हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते तो क्या था, कंट्रीब्यूशन आता था। लेस करेंगे इसमें से आप फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स खर्चे देखते हैं कौन कौन से ये, ठीक है।
सबसे पहले फिक्स्ड में आ जाएगा भाई साहब, ये रेंट आ जाएगा, ये सुपरवाइजर, नर्स, वार्ड बॉय। तो रेंट 75,000 का है, सुपरवाइजर है, नर्स है, वार्ड बॉय है। तो पहले रेंट लेस करके कितना है, 1,03,95,000 रेंट। रेंट है 75,000 पर मंथ, तो 75,000 इंटू 12 कितना हो गया, 9 लाख रुपए का रेंट है। उसके बाद आ जाओ सुपरवाइजर सैलरी। कितने सुपरवाइजर हैं सर, 2 सुपरवाइजर है, 25,000 रुपए सैलरी है और 12 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 6 लाख। उसके बाद है नर्स। नर्स 4 नर्स हैं और 25 कितनी सैलरी है इसकी, 20,000 इंटू 12 कितना हो गया, 9,60,000। उसके बाद आ गया वार्ड बॉय सैलरी, वार्ड बॉय सैलरी, वार्ड बॉय सैलरी। वार्ड बॉय कितना है बेटा, 4 है, 5,000 रुपये लेता है एक बंदा इंटू 12, ये आ गया 2,40,000। ठीक है। फिर है रिपेयर। रिपेयर से आपकी 81,000 रुपए की। उसके बाद है अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अदर फिक्स्ड एक्सपेंस वो है 10,80,000 के। फिर है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कितना है, 10 लाख रुपए का। चलिए, तो ये जोड़ के आगे टोटल फिक्स कॉस्ट सबको जोड़ के 48,61,000। तो यहां पे आ गया प्रॉफिट। $55,34,000 हमारा प्रॉफिट आ गया। कि उस हॉस्पिटल को कराने में बताओ 55 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया पायल जी ने 1 साल में। बहुत है, इससे ज्यादा प्रॉफिट क्या कमाओगे। कह रही सर मैं CA बन के कमा लूंगा। कह रही है सर टैक्स भी ले लीजिए सरकार, बताओ कुछ गर्मी नहीं लग रही। अच्छा, लाइट नहीं आ रही ना बेटा, कोई दिक्कत इसमें। अब वो कह रहा है पहला पार्ट तो हमारा प्रॉफिट निकाल लिया कि सर हमारा प्रॉफिट आ गया ये। अब कह रहा है क्या, पहला दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जहां पे कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस। तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहां पे यूनिट नहीं है क्या, पर पेशेंट आएगा, पर पेशेंट। कि एक पेशेंट से मुझे कितना फायदा हो रहा है और मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये बताइए। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, फिक्स कॉस्ट है 48,61,000। ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन मतलब एक पेशेंट से मुझे कितना फायदा हो रहा है, ये बताइए। टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था बेटा, 1,03,95,000।
उसको डिवाइड कीजिए, पेशेंट कितने 8000, 8000 से डिवाइड कीजिए, 1,03,95,000 को 8000 से डिवाइड कीजिए, तो मेरे ख्याल से आ रहा होगा 1299.375। कितना आ गया 3741 पेशेंट। अगर हॉस्पिटल में 3741 पेशेंट आ गए तब भी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। केवल इतने पेशेंट में आने पर कंपनी की कॉस्ट पूरी रिकवर हो जाएगी। 3741 पेशेंट कंपनी के पास आ जाए और कंपनी हॉस्पिटल के पास आ जाए तो उसकी ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगी। चेक करें कितना आ रहा है। कैसे निकाला? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बेटा 1,03,95,000 और कितने बेड थे आपके पास 8000, उतनी तो पेशेंट होंगे, तो 8000 से उसको डिवाइड कर दो तो कॉन्ट्रीब्यूशन पर पेशेंट आ जाएगा। दोबारा बोल रहा हूं 1,03,95,000 जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको डिवाइड कर दो पेशेंट से, पेशेंट कितने 8000, तो आपका आंसर आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर पेशेंट आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? 3741 में किसी को कोई दिक्कत? पक्का? चलिए, तो हम लोगों ने हॉस्पिटल का क्वेश्चन कर लिया। क्या सर कभी लाइफ में हॉस्पिटल क्वेश्चन भी आता है? चलो चेक करवाते हैं। मैंने लास्ट क्लास में 2 होमवर्क दिए थे, अब में से पता नहीं किए नहीं किए। देखो दीपांशु को तो छूट है, जिस बाकी बच्चों को छूट नहीं है। ठीक है, तो मैं जरा अब आपके पास जाता हूं हॉस्पिटल का क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। सीए इंटरमीडिएट पे जाते हैं, कॉस्टिंग का पेपर देखते हैं और हमारे क्वेश्चन पेपर देखते हैं। क्वेश्चन पेपर में मेरे को नजर आ रहा है मई 2018। तो पहले मई 2018 की बात करते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन है, जरा हम उसको देखते हैं क्या कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है या नहीं है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से पढ़िएगा। ए ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज हैज टू डिसाइड टू एस्टैब्लिश ए क्रिटिकल केयर यूनिट इन मेट्रो सिटी विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 85 लाख की इन्वेस्टमेंट हॉस्पिटल में की है। द यूनिट कैपेसिटी शैल बी 50 बेड है, वहां पे 35 बेड थे, यहां पे कितने 50 बेड है। 10 बेड रिक्वायर्ड होते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। बिल्डिंग का रेंट जाता है, सैलरी है, डॉक्टर पेमेंट है, ये भी सेम वही लिखा हुआ है पर मंथ के हिसाब से, फूड है, डेप्रीशिएशन लगेगा, केवल इसमें एक एडिशनल पॉइंट क्या आएगा डेप्रीशिएशन। वही 200 दिन 50 बेड चाहिए लिखा हुआ, देखो 200 डेज 50 बेड चाहिए, 125 दिन 30 बेड, और कितने बेड किराए पे लिए आपने? और 60 बेड 20 बेड, और 200 बेड और आपने किराए पे लिए। जब किराया कितना है 950 रुपए। क्या वही कुछ है या नहीं है ये? तो ये आपको करना है, सेम क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए। ये बता, तो मई 2018 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर है 4 का बी पार्ट। मई 2018 क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, 4 का बी पार्ट। नहीं 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 अभी तो नहीं, टाइम फालतू में किल होगा। अब इधर आ जाओ, जनवरी 2021, जनवरी 2021। ये देखिए जनवरी 2021,
इस क्वेश्चन को भी पढ़िए, कुछ कुछ वैसी ही व्याधि आएंगी इसको पढ़ने में भी। एक हॉस्पिटल हम चलाते हैं किराए की बिल्डिंग में, ठीक है, 50,000 रुपये पर मंथ उसका रेंट देते हैं। हाँ जी, नजर आ रहा है आपको बेटा या नहीं? बोलो यस और नो। ठीक है जी। उसके बाद कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो ये भी आपको घर जाके प्रैक्टिस करनी है जनवरी 2021 का। तो हॉस्पिटल की कहानी खत्म, हॉस्पिटल की कहानी खत्म। अब आता है बेटा हॉस्पिटल के बाद ब्रेक पॉइंट पेशेंट, मतलब सर ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि अगर हॉस्पिटल में 3,741 पेशेंट आ जाए तो कंपनी की कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये होता है इसका मतलब कि इतने पेशेंट आने पर उसको कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। ये होता है बिना बेटा उसका मतलब। चलिए जी, हॉस्पिटल की कहानी खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है टोल प्लाजा। टोल प्लाजा जानते हो, जो टोल टैक्स देते हो ना, आप जाते हो हाईवे जो रहते हो तो टोल लेते हैं, गाइड रोक रखे तो आप टोल टैक्स देते हो ना। तो ये टोल टैक्स वाले आपसे कैसे पैसे वसूल करते हैं, ये हेडिंग लिखे, देखो कॉस्टिंग इन टोल टैक्स या टोल प्लाजा। कॉस्टिंग इन टोल प्लाजा, कॉस्टिंग इन टोल प्लाजा, टोल प्लाजा की कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इन टोल प्लाजा। देखिए अगली क्लास इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, वेडनेसडे वाली। आज फ्राइडे को इसी चैप्टर का टेस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, बताया था मैंने। एफए में जो चल रहा था उसको मैंने बोला 4 क्वेश्चन करके आने थे, आज आपने करके आए होंगे, मुझे पता है अच्छे से। आज 4 से करके दूंगा, चिंता ना कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपकी जिम्मेदारी उठाई है, आपको अच्छा कराना मेरी जिम्मेदारी है, आपका सारे डाउट क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। चलिए, तो टोल प्लाजा की कॉस्टिंग में क्या होता है, एक रोड बनाया जाता है, हाईवे बनाया जाता है। हाईवे को ना क्या सरकार इतना बड़ी चंटू है, सरकार कहती है बाहर की कंपनी से कि आप इस रोड को बना दीजिए और इस रोड से ना जो ट्रांसपोर्ट गुजरेगा उससे टैक्स वसूल कर लीजिए, और जब तक आपका सारा रेवेन्यू रिकवर ना हो जाए उसके बाद ये आप हमें हैंड ओवर कर दीजिए। तो कई बार देखते हैं ना कि टैक्स फ्री हो गया ये वाला हाईवे, वो क्या होता है, जिस कंपनी ने उसको बनाया होता है ना, उस कंपनी को एक टाइम देते हैं कि 10 साल 15 साल तक आप इसका टैक्स लेंगे, उसके बाद ये रोड आप छोड़ देंगे। तो सरकार का रोड फ्री में बन गया, सरकार को मुझे पैसा नहीं लगाना पड़ा, बाहर की कंपनी ने लगाया, उसने पैसा कमा लिया, तो प्रॉफिट उस कंपनी ने कमा लिया। ठीक है, टेंडर पास करवाने में बीच में कमीशन सरकार ने खा लिया, जो ठेकेदार है, तो बल्ले बल्ले रोड बन गया, बाकी बात खत्म, वो हाईवे बन गया। तो ऐसे करती है सरकार, ठीक है, टेंडर देती है हाईवे बनाने का, अपने आप नहीं चाहती। सरकार हमारी इतने कर्जे में है, इतने टैक्स लेने के बाद भी, हर बंदा टैक्स देता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स दे, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स दे, चाहे वो जीएसटी दे, चाहे वो पर्सनल टैक्स दे, देता जीएसटी तो हर बंदा देता है। कोई भी सामान लगाओ उस पर जीएसटी, कोई भी खाना खाने जाओ उस पर जीएसटी, नहीं होता, और खुशी खुशी देते हैं हम लोग जीएसटी, लो लो ले लो ले लो, कभी लड़ते भी नहीं उससे जीएसटी के लिए, लड़ते। सरकार कितनी तेज तर्रार है। चलिए, उसके बाद भी सरकार कहती है मुझे बहुत लॉस हो रहा है। चलिए,
तो टोल प्लाजा की कॉस्टिंग के लिए क्या करते हैं, जितना भी खर्चा हुआ उस टोल को, उस रोड को बनाने में, उस खर्चे को जोड़ लो, उसको डिवाइड कर दो जितने व्हीकल्स वहां से गुजरे। अब यहां पे दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं व्हीकल्स वाले, या तो सेम व्हीकल्स गुजरे हों, जैसे कार 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 कार, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। कार भी जाती है वहां से, स्कूटर भी जाता है वहां से, ट्रक भी जाता है वहां से, हैवी व्हीकल्स भी जाते हैं वहां से। तो ये यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक सिंपल कि एक ही टाइप के व्हीकल से, एक वो क्वेश्चन जिसमें अलग अलग टाइप के व्हीकल्स है। तो टोल प्लाजा के अंदर दो कॉन्सेप्ट है, एक आपका इलस्ट्रेशन है, एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो पहले हम करते हैं पहला सिंगल व्हीकल्स वाला। तो फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं, सिंगल व्हीकल्स वाला। चलिए, दिख रहा है बेटा आपको? चलो, BHG टोल प्लाजा लिमिटेड बिल्ट 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे। आपने 60 किलोमीटर एक लंबा हाईवे बनाया, एंड नाउ ऑपरेट ए टोल प्लाजा टू कलेक्ट टोल फ्रॉम पासिंग व्हीकल्स। जितने गाड़ियां जा रही है उनसे पैसा ले लो, आप टोल टैक्स ले लो यूजिंग द हाईवे। द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट टोटल 12 करोड़ 12 करोड़ एक ही टाइप की गाड़ियां गुजरती है। कितने सालों में? 10 सालों में। 10 सालों में 12 करोड़ गाड़ियां गुजरती है। तो बताओ एक साल में कितनी गाड़ियां हो गई? 1 करोड़ 20 लाख। और एक महीने में कितनी हो गई? 10 लाख। एक महीने में 10 लाख नहीं होगी भाई? 1 करोड़ 20 लाख तो एक साल में, तो एक महीने में 10 लाख। सर आपने एक महीने में क्यों करा, बताता हूं। द टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। वो कह रहा है अप्रैल के महीने का खर्चा दिया हुआ है, तो एक महीने के व्हीकल्स के हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ेगा। कह रहा है कलेक्शन पर्सनल डिपार्टमेंट 3 शिफ्ट लगाएगा, 4 आदमी हैं, और कितने रुपए लेंगे? 500 है। तो 3 शिफ्ट 4 आदमी 550 पर डे। महीने में कितने दिन? 30। ये निकल गया इसका खर्चा। कितना निकला ये? 1,98,000। यहां पे 2 शिफ्ट लगाएगा, एक आदमी है, 2 इंटू 1 750 इंटू 30 कितना? 45,000। सिक्योरिटी पर्सनल 3 शिफ्ट 6 आदमी 450 इंटू 30 कितना आया? 2 लाख। ठीक है। टूल बोथ मैनेजर है, 2 शिफ्ट 1 आदमी 9,000 सो इंटू 30 54,000। इलेक्ट्रिसिटी कितनी है? 8 लाख। टेलीफोन 140। मेंटेनेंस कॉस्ट 30 लाख। लिख दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। मंथली डेप्रीशिएशन एमोटाइजेशन एक्सपेंसेस कितने? 1.5 करोड़ लिख दोगे। कंपनी नीड 25% प्रॉफिट आती है। अब इसमें एक रह गया क्या? ये सारा खर्चा ऐड कर दोगे और जितने व्हीकल जाते हैं उससे डिवाइड कर दो। क्या निकालनी है? पहले कॉस्ट निकालनी है, बाद में क्या करना है? प्रॉफिट निकालना है। तो पहले तो आप सारे खर्चे को जोड़ो। तो क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट बनाइए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है कैलकुलेशन कॉस्ट पर मंथ। ठीक है, खर्चा निकालेंगे। क्या ये 198 निकाल के बताया था मैंने आपको? ये 45 भी आया था, ये 243 भी आया था, ये भी आया था, और ये इलेक्ट्रिसिटी, ये टेलीफोन, ये मेंटेनेंस कॉस्ट, टोटल खर्चा कितना आ गया? 44 लाख। और ये डेप्रिशिएशन, तो ये टोटल कॉस्ट आ गई नहीं आ गई? फटाफट उतार लो इसको।
कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान है। सारे खर्चे लिख के ऐड करना है इसको। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिख के बस ये लिख दो सारे खर्चे। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखिए और सबको ऐड कर दीजिए। आ जाएंगे ना प्रकाश सर? आएंगे ना प्रकाश सर आज तो? लॉक ही नहीं भी आएंगे भाई, ऑडिट की नहीं आएंगे तो लॉक ही। आई थिंक अगले वीक से, इस संडे से अगले संडे। टीचरों के साथ जिंदगी बड़ी झंड है, वो भी सुबह एंगेजमेंट है। मैंने कहा रात को रखते कम से कम, कुछ नहा धो के आते हम। दिन में नहा धो के कोई फायदा तो है नहीं। संडे को मेरी यहाँ क्लास होती है, पहले यहाँ क्लास लूंगा तब जाऊंगा। हाँ उनके एग्जाम तो क्या लेट। एक्चुअली क्या है ना, मैंने अपनी शादी में 2 दिन पहले छुट्टी ली थी सिर्फ। मैं हाँ टीचिंग में था, 2 दिन पहले छुट्टी ली थी और दिसंबर में शादी की थी, जिससे कि भाई पेपर पर खत्म हो जाते हैं बच्चों के तभी। और 1 हफ्ते 10 दिन बाद वापस से अपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन गए। हाँ कि भाई उनकी क्लासेस हैम्पर ना हो। अब इनकी शादी भी दिसंबर में ही होगी, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां उसी टाइम में होंगी, वो भी 20 दिसंबर के बाद और 1 जनवरी से पहले। कैसी जिंदगी है टीचरों की देखो। फिलहाल तो शादी नहीं करनी चाहिए, एकदम रिलैक्स रहो। अपना कमाओ समाओ ऐश करो। ठीक है दीपांशु भाई, पैसा होगा तो नौकर जाएंगे आगे पीछे, क्या दिक्कत है। अब बुढ़ापे में बुढ़िया छोड़ के भाग जाए और बच्चों लात मारी तो क्या करोगे? तो फिर तो और भी खतरनाक बात है ना। और आजकल भाई साहब मेरे हिसाब से तो, चलो पहले बंद करो रिकॉर्डिंग। तो आप लोगों ने ये कर लिया कि भाई टोटल कॉस्ट निकाल ली। अब आपको निकालना था इसका पार्ट, क्या निकालना था? कॉस्ट पर किलोमीटर पर मंथ। टोटल कॉस्ट आई कितनी है तो ये निकाले कैसे? टोटल कॉस्ट कितना है बेटा? 190 कितनी बार 0? ये डिवाइड बाय कितने व्हीकल्स थे बेटा, कितनी गाड़ियां थी बताओ एक महीने में? 10 लाख। तो 10 लाख से इसको डिवाइड कर दो तो कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगी वो। ये तो व्हीकल्स वाली आ गई ना। रूट कितना लंबा था? सॉरी, रूट कितना लंबा था? 60 किलोमीटर का। 60 किलोमीटर डिवाइड करो, 60 से डिवाइड करो उसको। अरे बेटा व्हीकल छोड़ो, ये बताओ रूट कितना लंबा था? 60 से डिवाइड करो। कॉस्ट पर किलोमीटर निकालना है ना, 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी आई? 3,24,666 रुपए आपको 1 किलोमीटर का रोड बनाने पे खर्चा आया। कि अगर आप 1 किलोमीटर का रोड बनाओगे तो इतना खर्चा आपको पास आएगा। तो ये पहला पार्ट आ गया, कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर। अब आपको निकालना है कि भाई साहब रेट
पर व्हीकल्स, एक व्हीकल से कितने पैसे लें। तो ये तो हमारी कॉस्ट थी 1,94,80,000। हम कितना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो 25% इसका 25% और जोड़ दो, इसी का 1,94,80 का 25% कितना होता है, 48,70,000 डिवाइडेड बाय कितने व्हीकल से, 10 लाख व्हीकल। तो एक व्हीकल से टोल का रेट आ जाएगा 10 लाख ही व्हीकल से एक महीने में, क्योंकि ये खर्चा एक महीने का है, तो आपका व्हीकल्स भी एक महीने के होंगे, एक महीने में, क्योंकि एक 12 लाख करोड़ थे एक 10 साल में, तो 1 करोड़ 20 लाख एक साल में, तो एक महीने में हो गए 10 लाख व्हीकल्स। चलिए, क्या आंसर आया इसका, यही आया है, यही तो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स बता दिए थे मैंने, पहले 10 से डिवाइड करो फिर 12 से डिवाइड करो, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स 10 लाख आ गए। ये सिंगल व्हीकल्स का था कि अगर एक जैसे व्हीकल्स अगर आपके चलते हैं तो, एक जैसे व्हीकल्स, क्या सर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन की बात, इसमें कुछ पूछना चाहते हैं बेटा आप लोग, तनिष भाई कुछ पूछना चाहते हैं इसके अंदर। देखिए अभी तक मैंने स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई है, ना मैं बढ़ाऊंगा आगे भी, स्पीड मेरे लिए मैटर नहीं करती है, मैंने जो पढ़ा है आराम से पढ़ा है। चलिए हो गया बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है भी। चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन दिया गया था, आईसीआई ने आपको दिया था, नवंबर 2020 में दिया था, क्या है, नवंबर 2020। नवंबर 2020 ये देखिए जरा क्वेश्चन की शक्ल, यहां पर है रूट कितना 120 किलोमीटर, वहां पे था 60। कंपनी ने 9 करोड़ की बिल्डिंग रोड बनाया, कितने व्हीकल्स है भाई साहब, 120 करोड़ व्हीकल्स, कितने साल में, 10 साल में। द अदर कॉस्ट मंथ ऑफ जून, तो ये वहां पे अप्रैल का महीना, यहां पे किसका है, जून का महीना है। ये सारे खर्चे लिख दोगे बेटा, ऐड कर दोगे, सब कुछ वही तो है, क्या निकालना है, कॉस्ट पर किलोमीटर और रेट पर व्हीकल्स, वही तो क्वेश्चन है, सेम टू सेम कर लोगे बेटा। ये नवंबर 2020 का 5वें का ए पार्ट, नवंबर 2020 5वें का ए पार्ट, ये सिंगल व्हीकल वाला क्वेश्चन हुआ अभी। हाँ जी हो गया। चलिए अब किसी को कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग तो बता दीजिए, नहीं तो मैं अगली कॉस्टिंग की तरफ बढ़ जाऊंगा। टोल प्लाजा में सिंगल वाले व्हीकल्स में अगर आपको कोई दिक्कत है बताइए, नहीं तो हम आगे अगले सर्विस कॉस्टिंग में बढ़ते हैं, मतलब अगला टॉपिक बढ़ते हैं।
अब लिखिए कॉस्टिंग इन इंश्योरेंस कंपनी, कॉस्टिंग इन इंश्योरेंस कंपनी है, डबल का करेंगे, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में है, वो साथ में कर लेंगे। 4 क्वेश्चन है, 1 करा चुका हूं, 3 कराना है, ठीक है। कॉस्टिंग इन इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। देखिए इंश्योरेंस कंपनी के बारे में आप सब जानते हैं, जैसे एलआईसी, एलआईसी एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये अपने कस्टमर की पॉलिसी करती है और वो जब मरते हैं या मैच्योर हो जाती है तो उन्हें पैसा वापस देती है। एलआईसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो इंसान को डरा के पैसे लेता है। एलआईसी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो डरा के पैसे देता है। क्या बोलता है? सोचो कभी आप निकल जाओ तो के परिवार का क्या होगा? बाहर में जा क्या होगा भगवान जानेगा, मैं क्या करूंगा, मैं तो मर गया ना, मुझे क्या पता क्या होगा। ऐसे बोलते हैं ऐसे वाले। देखिए सर, रोड का भरोसा नहीं है जिंदगी का, आपको अपनी एलआईसी करा लेना चाहिए, ऐसी बोलते ना। अब कहता हाँ 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 हाँ, मैं तो इस पॉलिसी पे काम करता हूं भाई। हम सबको पालने वाला केवल ऊपर वाला है, तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए अपनी जनरेशन की, कि जो उसके नसीब में होगा। अगर मान लो मैंने बहुत पैसा कमाया और मैंने पैसा रखा और मेरी जो औलाद है वो निकम्मी निकल गई बड़े होके, तो वो पैसे डुबो ही देगी, और अच्छी होगी तो उसे पैसे की जरूरत होगी नहीं। सिंपल सा फंडा है। अगर अच्छे होंगे तो उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो खुद कमा लेगा, और निकम्मी हुई तो जो है वो भी डूब जाएगा। तो काहे की चिंता करना, ठीक है? इतना कर दो, एजुकेशन दे दो, उसको बना दो, बात खत्म। खुद बना लेगा अपनी नई बिल्डिंग, खुद बन जाएगा, जो बनना होगा उसे। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो बन जाएगा, नहीं बनना हो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो जिंदगी जी, मुझे क्या मतलब, वो उसकी जिंदगी भाई, मुझे क्या, जैसा उसे अच्छा लगे। लेकिन पेरेंट्स बड़ा सोचते हैं, नहीं नहीं मेरे बच्चे को घर भी चाहिए, नहीं नहीं मेरे बेटे, तो बेटा क्या करेगा फिर? नकम्मा रहेगा। काय हमने तो कमाया, वो भी खुद कमा लेगा। हमने भी तो कमाया है, वो भी कमा लेगा अपने आप। काय टेंशन ले रहे हो? टेंशन नहीं लेने का, जो होगा ऊपर वाले पे डिपेंड कर दो। चलिए, तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे कॉस्टिंग करती है? जितने भी खर्चे होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, वो सबको ऐड कर लेगी, और नंबर ऑफ पॉलिसीज, उसने कितनी पॉलिसी की है उससे उसको डिवाइड कर देगी, तो पर पॉलिसी की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो देखो यहां पे जो खर्चे हैं ना, वो हमें बांटने होते हैं। बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है। पहली होती है प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जो प्रोडक्ट बनाने से पहले सोचती है कि क्या क्या किया जाए। तो बहुत सारी, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आराम से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, इलस्ट्रेशन 12 नजर आ रही है भाई? चलिए 12 क्वेश्चन देखिए आराम से। सेंजाइट लाइफ केयर लिमिटेड ऑपरेट ए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। कह रहा है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को वो चलाते हैं। लास्ट ईयर इट लॉन्च ए न्यू टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर, किसके लिए? प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, जो प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए उन्होंने एक लाइफ केयर पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी का नाम क्या है? प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लान। कि भैया अगर तुम मर गए तो क्या करोगे? द कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर, और उस पर कुछ खर्चा किया। क्या किया? पॉलिसी डेवलपमेंट पे खर्चा किया, मार्केटिंग पे खर्चा किया, सेल्स सपोर्ट पे खर्चा किया, पॉलिसी इंश्योरेंस कॉस्ट आई, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट आई, क्लेम आया तो उसका खर्चा, मतलब होता है ना मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का क्लेम, वहां से होगा, आईटी पे खर्चा किया,
पोस्टेड एंड लॉजिस्टिक पे खर्चा किया, फैसिलिटी कॉस्ट पे खर्चा किया, एम्प्लॉय कॉस्ट पे खर्चा किया और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा किया। टोटल पॉलिसी कितनी की आपने? 528 पॉलिसी की। टोटल इंश्योर वैल्यू कितनी है उससे? 1320 करोड़ का इंश्योरेंस आपने कर दिया लोग। अब कह रहा है क्या? कैलकुलेट टोटल कॉस्ट प्रोफेशनल प्रोटेक्शन प्लान्स। कॉस्ट को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। किसमें? मार्केटिंग एंड सेल्स वाले को अलग लिखना है, ऑपरेशन वाले को अलग लिखना है, आईटी वाले को अलग लिखना है और सपोर्ट फंक्शन को, मतलब कॉस्ट को 4 हेडिंग में लिखना है। उसके बाद एक पॉलिसी की कॉस्ट निकालनी है और उसके बाद क्या करना है? पर रुपीस का इंश्योरेंस करने के लिए कितना खर्चा करना पड़ा। तो फटाफट क्वेश्चन देख लो, मैं कराने जा रहा हूं इसको अच्छे से। क्या भाई साहब, क्या हेडिंग लिखेंगे? कौन सी पॉलिसी है? प्रोफेशनल प्रोडक्शन प्लान। तो यहां पे आप लिख सकते हो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। इसका नाम क्या है? किसके लिए? प्रोफेशनल प्रोडक्शन प्लान, प्रोडक्शन प्लान, प्रोफेशनल प्रोडक्शन प्लान। चलिए, प्रोडक्शन प्लान। अब बेटा यहां पे पहला खर्चा उसने बोला था, कौन सी कॉस्ट बनानी है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉस्ट ना। तो पहली कॉस्ट लिखिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट, अच्छा मार्केटिंग एंड सेल्स वाली हेडिंग देखें कौन कौन सी थी। ये थी मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। ओके, तो पहली हेडिंग है मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट। ये पहली एक कॉस्ट निकालनी है। अब मार्केटिंग में कौन सा खर्चा हुआ और सेल्स सपोर्ट में कौन सा खर्चा हुआ, जरा खर्चे को देखते हैं। सर पहला खर्चा है पॉलिसी को डेवलप करने का खर्चा, कि जब तक पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी तो उसकी मार्केटिंग क्या करी जाएगी बेटा? तो मार्केटिंग पहले प्रोडक्ट बनाने की होती है, उसके बाद उसकी मार्केटिंग होती है। तो एक खर्चा ये हो गया, मार्केटिंग कॉस्ट ऑलरेडी है, सेल्स सपोर्ट ऑलरेडी है, तो तीनों कॉस्ट आप ऐड करके लिख दीजिए इसके अंदर। कौन कौन सा खर्चा है बेटा? तो पहला कौन सा था? पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट। कितनी है बेटा? कितनी कॉस्ट? 11,25,000। उसके बाद मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है बेटा? 48,20,000। 45 लाख, 45,20,000। उसके बाद क्या है? सेल्स सपोर्ट एक्सपेंसेस 11,48,000। 45। चलिए जोड़िए कितनी हुई है? सन 67 क्या आएगा? 90,000। उसके बाद दूसरी कॉस्ट कौन सी निकालनी थी भाई साहब? कौन सी बेटा?
ऑपरेशन कॉस्ट। ऑपरेशन का होता था चलाने का खर्चा। अब चलाने का खर्चा कौन कौन सा होगा? हाँ भाई, अब हमें कोई चीज चलानी है तो सबसे पहले पॉलिसी इंश्योरेंस कॉस्ट, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट और क्लेम मैनेजमेंट कॉस्ट, ये तीनों खर्चा आएगा ऑपरेशन के अंदर। चलो लिख दिए तीनों खर्चे ऑपरेशन के अंदर। कौन सी थी पहले बेटा? पहला था पॉलिसी इंश्योरेंस कॉस्ट, पॉलिसी इंश्योरेंस कितना आ गया? 10,05,900। फिर क्या है? पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट, पॉलिसी सर्विसिंग कितनी है? ये 35,20,700। उसके बाद है क्लेम मैनेजमेंट, क्लेम मैनेजमेंट 1,25,600। कितना हुआ? 46,52,200। तीसरा है कॉस्ट, आईटी कॉस्ट, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉस्ट। देखें आईटी कॉस्ट कौन सी है सर? आईटी कॉस्ट की बात करें तो केवल एक ही आईटी कॉस्ट कितनी है? 74,32,000। आईटी कॉस्ट में है 74 लाख, ये डायरेक्ट इनकम। डी बचा कौन सा बेटा? सपोर्ट। बाकी बची हुई सपोर्ट फंक्शन में लिख दो। जितनी भी कॉस्ट बची बाकी सपोर्ट फंक्शन में लिखो। पहली बची पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक, कितनी है? 10,25,000। फिर क्या थी? फैसिलिटीज कॉस्ट कितनी है? 15,24,000। उसके बाद है आपका बेटा एम्प्लॉय कॉस्ट, कितनी है? 5,60,000। उसके बाद है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 16,20,400। सबको जोड़ के आ गया 47,29,400। चलिए टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 2,36,03,600। ये हमारी टोटल कॉस्ट होगी। अब क्या निकालनी है बेटा? इसमें क्या निकालनी है? अब क्या निकालनी है? कॉस्ट पर पॉलिसी। कितनी पॉलिसी की है उससे डिवाइड कर दो। तो पहला पार्ट है कॉस्ट पर पॉलिसी, पर पॉलिसी। हाँ भाई 2,36,03,600 डिवाइड बाय कितनी पॉलिसी की है? 528। तो कितना आ गया? तो 44,000 रुपए खर्च आया एक पॉलिसी लेने के लिए। बाप अरे बाबा, 44,000 रुपए खर्च आया एक पॉलिसी करवाने के लिए। मतलब एक कस्टमर से एक पॉलिसी लेने के लिए 44,000 रुपए खर्च करने पड़े।
महंगी पॉलिसी होगी ना, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट की पॉलिसी है। इसमें होता है एजेंट का कमीशन, प्रिंटिंग वगैरह जो भी हो, सब कुछ होता है, बहुत सारा खर्चा होता है। अब क्या निकालना है, दूसरा पार्ट, कॉस्ट पर रुपीज इंश्योर्ड। इसका मतलब है कि आपको 1 रुपए का इंश्योरेंस लेने के लिए कितने पैसे अपनी जेब से खर्च करने पड़े कंपनी को। तो ये बताइए कंपनी ने कितने का इंश्योरेंस लिया, 1320 करोड़। तो 1320 करोड़ को आपने खर्चा किया, इतना पैसा आपका पास आपने लिया। लेकिन बताइए टोटल कितना खर्चा किया था आपने। अरे कॉस्ट बताओ कितनी थी, 2 करोड़ 2.36 लिख दो बस, तो डिवाइड कीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि 1 रुपए का इंश्योरेंस लेने के लिए कितने रुपए अपनी जेब से खर्च करने पड़े। लगभग कंपनी को 0.0018 रुपए खर्चे करने पड़े, तब जाके उसे 1 रुपए का इंश्योरेंस कमाया उसने। देखिए जितने भी बैंक होते हैं, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां कभी लॉस में नहीं होती हैं, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कराने वाला ये नहीं चाहता मैं कल मर जाऊं, कोई चाहता है, और सब मरते भी नहीं है। अगर 100 लोगों ने इंश्योरेंस कराया है तो मुश्किल से 4-5 लोग टपकते हैं, बाकी सब जिंदा रहते हैं। अब हाँ, मरना चाहिए, नेचुरल डेथ होनी चाहिए। अगर सुसाइड किया तो नहीं मिलेंगे पैसे आपको, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो इसमें टर्म कंडीशन होती हैं। तो ये थी इंश्योरेंस कंपनी की कॉस्टिंग। अब इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आता है वो भी मैं देख लेते हैं। देखिए मैं साथ के साथ इसलिए बता रहा हूं कि जो टॉपिक करा रहे हैं वो टॉपिक एग्जाम में आया भी है नहीं है, ये हम टाइम पास कर रहे हैं उसके साथ। कभी आपके सारे इतने सारे टॉपिक करा दिए, देखो सारे टॉपिक आए एग्जाम में, कभी कोई कभी कोई कभी कोई, तो ICAI का भरोसा नहीं कौन सा टॉपिक कब दे दे। चलो जी सर 2.6 कैसे आया, सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑपरेशन कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा क्या, सपोर्ट फंक्शन में क्यों लिखा। देखो बेटा, जो आपकी ऑपरेशन कॉस्ट होती है उसका मतलब होता है उसको चलाने का खर्चा, ठीक है, चलाने का। जैसे मान लो अगर मैं RKG का एग्जाम्पल दूं तो यहां पर अली सर की सैलरी, अंकुर सर की सैलरी, पराग सर की सैलरी, प्रकाश सर की सैलरी, ये जो भी टीचर पढ़ाता है उसकी सैलरी आपका ऑपरेशन कॉस्ट का पार्ट होगी। लेकिन जो बाहर जो भी मैम बैठी हैं या जो भी पर्सन्स होगा वो चलाने में वर्क नहीं कर रहा है, वो मैनेजमेंट में कर रहा है, इसलिए वो सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, अगर वो छुट्टी पे रहते हैं तो क्लास हैम्पर नहीं होती, लेकिन हम छुट्टी पे रहेंगे तो ऑपरेशन नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो सपोर्टिंग में आ जाते हैं। चलिए, लेकिन सबसे बड़े पिलर हैं कि वो सपोर्ट करते हैं, सारा मैनेज करते हैं। भाई कौन बच्चा आया, कौन नहीं आया, किसकी फीस नहीं आई, वही तो मैनेज करते हैं। हम तो आपसे पूछते नहीं कुछ भी, आए और पढ़ाए हमें, तो मतलब क्या। चलिए, बेटा अगर मान लो वो स्पेसिफाई करता कि जो एम्प्लॉय है, सुन बेटा, एम्प्लॉय कॉस्ट कह रहा है ऑपरेशन में क्यों नहीं आया, कि एम्प्लॉय कॉस्ट तब ऑपरेशन में आता जब उसी पॉलिसी से रिलेटेड होता। एक एम्प्लॉय तो बहुत सारी पॉलिसी हैंडल करता होगा ना ऑफिस का, चाहे वो पियोन हो चाहे ऑफिस का कोई बंदा, बहुत सारी पॉलिसी हैंडल करता है। लेकिन अगर स्पेसिफाई आ जाए कि इसी पॉलिसी को चलाने के लिए मैंने एम्प्लॉय रखा है,
तो उसमें वो ऑपरेशन कॉस्ट का पार्ट बनेगा। अदरवाइज एम्प्लॉय इज अ पार्ट ऑफ किसका, सपोर्ट फंक्शन। किसका बेटा, सपोर्ट फंक्शन का पार्ट बन जाएगा। चलो जी, यहां आईसीआई ने बुलाया है और पता नहीं बोला कि जुलाई का पेपर देखो आप एक बार। मैंने कहा देखते हैं जुलाई का पेपर, जुलाई 2021 का। उसके बाद उन्होंने बोला कि एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये वाला है। जुलाई 2021 का। ये देखिए, MRSL हेल्थ केयर लिमिटेड इंश्योर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। कौन सी पॉलिसी, कोविड-19 पॉलिसी बना दी उन्होंने। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्लेम मैनेजमेंट, पोस्टेज, लॉजिस्टिक, सारे वही खर्चे। नंबर ऑफ पॉलिसी कितनी बेची है, इतनी। टोटल इंश्योर वैल्यू इतने की है। कॉस्ट पर रुपीज इंश्योर्ड वैल्यू जो हमने लास्ट में निकाला वो कितना है, 0.002। कैलकुलेट टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो। कितनी कैटेगरी में करनी है, मार्केटिंग, ऑपरेशन, आईटी और सपोर्ट फंक्शन। यहां पर 4 थे भाई, और क्या निकालना है, कॉस्ट पर पॉलिसी। तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये जुलाई का 4th का बी पार्ट, 4th का बी पार्ट। कल ना बेटा घर जाके करोगे तभी फायदा है, और मुझसे डाउट लोगे तभी फायदा है। नहीं करोगे तो भाई साहब भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कॉस्टिंग कर ली, लोन वाला हम कर चुके थे, ये हम किलोवाट वाला कर चुके थे, अब हमारे पास बचे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन और 2 इलस्ट्रेशन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। टोटल क्वेश्चन है हमारे पास 4 में से हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, लास्ट वाला। एक क्वेश्चन हम इलेक्ट्रिसिटी वाला कर चुके हैं, याद होगा आपको। अब हमारे पास बचे हैं क्वेश्चन कितने, 3 और 2 5। टोटल क्वेश्चन बचे हैं 5। ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने आज या अगली क्लास तक, रिलैक्स होकर के। चलिए, तो अब मेरा मन कर रहा है कौन सा क्वेश्चन को बड़ा सा कर रहा था, कोई आधे पौन घंटे का। हाँ जी, जैसी 12:30 बजते हैं तो बस घड़ी पे होता है कि चलो अब कब छुट्टी होगी, अगली क्लास बाद लेंगे। कुछ ऐसा फीलिंग आता है आप लोगों को? कोई भी क्वेश्चन छोटा नजर नहीं आ रहा मुझे जो 5-10 मिनट में खत्म हो जाए। सर कॉस्ट पर रुपीज ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू का मतलब क्या है? कॉस्ट पर रुपीज इंश्योर्ड वैल्यू का मतलब यह है कि आपने 1 रुपए का इंश्योरेंस लेने के लिए
कितने रुपए कंपनी को खर्च करेगा। अगर किसी बंदे से 1 रुपए का इंश्योरेंस लेना है तो उसको लेने के लिए कितने खर्चे करने पड़ गए। जैसे RKG एक बच्चे का एडमिशन लेती है तो उसकी जो फीस होती है उसमें उनके कुछ खर्चे भी होते हैं प्री, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, उनका नेट का खर्चा हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। तो वो होता है इंश्योर्ड वैल्यू कि 1 रुपए का खर्चा लेने के लिए, 1 मिनट, किसका फोन आ गया भाई, ऐसा ना हो किसी कंपनी का हो, मूड खराब हो जाएगा। हेलो बैक, कितने बदतमीज है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो लग जाएगा 1 बज जाएगा करीबन, तो कोई बात नहीं, हम ब्रेक लेते हैं। 1 बजे हम लोग आपकी FM की क्लास शुरू कर देंगे आज जल्दी। एफ क्यों नहीं होगा FM? कोई क्वेश्चन बचा थे आपको पता है, जब तक एक एक क्वेश्चन नहीं करा दूंगा तब तक ठीक है। और होगी FM की क्लास पक्का होगी। एक तो उसमें बचा है यील्ड अप्रोच बचा है, वो करानी है, और एक क्वेश्चन और बचा है इलस्ट्रेशन थी, याद है, वो सब करानी है। उसके बाद आपके डाउट लेने, उसमें 4 क्वेश्चन दिए थे, अगर कोई 4 क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो लूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे 1 बजे बेटा आराम से FM के अंदर 1 बजे।